नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के बाद जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पूरा देश हिंसा की चपेट में है। उम्मीदवार से लेकर चुनाव आयोग सभी पर हमले हो रहे हैं, तो अंतरिम सरकार दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव सबसे ज्यादा निष्पक्ष होंगे। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंसा के पीछे अवामी लीग और शेख हसीना को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो हसीना समर्थक इसलिए नाराज है क्योंकि उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। सरकार ने अवामी लीग पर बैन लगा दिया है। चुनाव से पहले बांग्लादेश में भड़की हिंसा ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस से हालात संभल नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा में तेजी आई है, उसने पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला, 3 सैनिकों की मौत। हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ। भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, लेंगे बदला। नेपाल में भारतीय करेंसी से पूरी तरह से हटाया जाएगा प्रतिबंध। अब 500 रुपए का नोट भी नेपाल ले जा सकेंगे लोग। पहले 100 रुपए के नोट को ही दी गई थी मंजूरी। अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच फिर छिड़ा विवाद। अर्जेंटीना ने यूके से की फॉकलैंड द्वीप लौटाने की अपील। 1982 में इस द्वीप को लेकर दोनों देशों में छिड़ी थी जंग। और चलते चलते में देखेंगे, क्या भविष्य में पृथ्वी के अलावा कहीं और भी होगा इंसानों का बसेरा। क्यों कहा जा रहा है कि मंगल पर है जीवन की संभावनाएं। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रूस के यूरोप पर हमले की स्थिति में यूक्रेन ने तीसरे विश्व युद्ध की दी चेतावनी। ब्रिटिश सेना को बताया आउटडेटेड, कहा टिक नहीं पाएगा यूके। सूडान में संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर ड्रोन हमला, 6 पीसकीपर्स की मौत जबकि 8 घायल। सरकार ने विद्रोही आरएसएफ पर लगाया आरोप। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड के VT4 टैंक का बैरल फटा, क्रू मेंबर हुए घायल। चीनी निर्मित टैंक की क्षमता पर गहराए सवाल। इजरायल का दावा, हमास के नंबर 2 चीफ सईद रायत को किया ढेर। पीएम नेतन्याहू बोले इजरायली सैनिकों की मौत का लिया बदला। इजरायली हमलों से गजा युद्ध विराम पर बढ़ रहा संकट। तो बांग्लादेश में आम चुनाव का ऐलान होने के साथ ही माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। चुनाव अब जंग का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। सियासी टकराव अब हिंसा में बदलने लगा है। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हुए हों, लेकिन इस बार प्रदर्शन की जगह हिंसा ने ले ली है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। दुनिया भी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से सवाल कर रही है कि अगर राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा तो फिर चुनाव निष्पक्ष कहां रह पाएगा। अब जब बांग्लादेश में हिंसा तेज हो गई है तो मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि चुनाव आयोग भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। उसने सरकार से सुरक्षा मांगी है और सवाल उम्मीदवारों की सुरक्षा पर भी उठ रहे हैं जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं। यानी बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ना तो चुनाव लड़ने वाले सुरक्षित हैं और ना ही चुनाव कराने वाले। ये बात तो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि बांग्लादेश की नेशनल असेंबली के इलेक्शंस 12 फरवरी 2026 को कराए जाएंगे। और इस ऐलान के साथ ही पूरे देश में सियासी माहौल तनावपूर्ण हो गया है। ढाका के पलटन इलाके में इंकिलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली चलाई। हादी को सिर में गोली लगी और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन हुआ था उसमें शरीफ उस्मान हादी की प्रमुख भूमिका थी। आंदोलनकारी छात्रों में हादी बड़ा चेहरा बनकर सामने आए थे, लेकिन अब वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच लक्ष्मीपुर जिले में चुनाव कार्यालय को आग लगाने की खबर भी सामने आ रही है। जिला चुनाव अधिकारी मोहम्मद अब्दुल रशीद ने बताया कि सुबह के करीब 3:30 बजे का समय था। अचानक कुछ नकाबपोश बदमाश चुनाव कार्यालय पहुंचे। सबसे पहले उन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर की खिड़की तोड़ी और फिर खिड़की के रास्ते अंदर पेट्रोल फेंका और बाद में आग लगा दी। आग से स्टोर रूम में रखे कुछ पुराने दस्तावेज और उपकरण जलकर खाक हो गए। वहीं दूसरे कई जिलों में भी चुनाव कार्यालय पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस बीच बांग्लादेश सरकार की तरफ से डेविल हंट का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। गृह सलाहकार पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जुलाई विद्रोह के अग्रणी योद्धाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
चुनाव उम्मीदवारों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी किए जाएंगे। डेविल हंट का दूसरा चरण जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों के खतरे से निपटने के लिए है। आप ये बात तो जानते ही हैं कि डेविल हंट की शुरुआत फरवरी में हुई थी, जब शेख हसीना की सरकार के एक पूर्व मंत्री के घर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया था। जवाब में अवामी लीग के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर पलटवार किया था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत अवामी लीग को कमजोर करने के लिए की गई थी, क्योंकि इस अभियान में जो भी सियासी गिरफ्तारियां हुई वो सभी लोग अवामी लीग से जुड़े हुए लोग ही थे। और इस बार के चुनाव में तो अवामी लीग के लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब सरकार को शेख हसीना की पार्टी की तरफ से हो रहे विरोध प्रदर्शन से डर लग रहा है और इसीलिए डेविल हंट दोबारा शुरू किया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे सीरिया में आईएसआईएस के हमले की। तो सीरिया में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद जब विद्रोही गुट एचटीएस के प्रमुख अहमद अल शरा ने सत्ता की कमान संभाली, तो यह उम्मीद जताई जा रही थी कि लंबे वक्त से गृहयुद्ध से जूझते इस क्षेत्र में शायद अब थोड़ी शांति आए। लेकिन कभी इजरायल, तो कभी विद्रोही गुट, तो कभी तुर्की। सीरिया में हमले लगातार जारी रहे। सभी देश अपने जोर आजमाइश में है, क्योंकि सब सीरिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं। इजरायल वहां अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना है, तो तुर्की एचटीएस को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही अमेरिका सीरिया में अपना एयरबेस भी बनाना चाहता है। लेकिन इन सभी देशों के अलावा तीसरी ताकत जो इस क्षेत्र में तबाही मचा रही है, वो है आईएसआईएस आतंकी गुट। और अब सीरिया में उसके निशाने पर अमेरिकी सैनिक आ गए, जिसके बाद इस पूरे क्षेत्र में भारी तनाव देखा जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया। इसकी जानकारी देते हुए अमेरिकी मध्य कमान ने बताया कि मध्य सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में अमेरिकी सेना के 2 जवान और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति सम्मान और रक्षा विभाग की नीति के मुताबिक सैनिकों की पहचान उनके परिजनों को सूचित किए जाने के 24 घंटे बाद तक गुप्त रखी जाएगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद अमेरिकी सैनिकों पर यह पहला हमला है जिसमें जनहानि हुई है, जिस पर अमेरिका बुरी तरह भड़क गया। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि जिसने यह हमला किया था उसे पार्टनर फोर्स ने मार गिराया है। ये जान लो, अगर तुम अमेरिकियों को निशाना बनाते हो दुनिया में कहीं भी, तो तुम अपनी छोटी बेचैन जिंदगी का बाकी हिस्सा ये जानते हुए बिताओगे कि यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हें खोज निकालेगा और तुम्हें बेरहमी से मार डालेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका पर सीरिया के आईएसआईएस का हमला था। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा इस हमले से बेहद गुस्से में है और परेशान है। बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना ने सीरिया में एक बार फिर बड़ी जंग की आशंका पैदा कर दी है, क्योंकि पहले से ही अमेरिका सीरिया पर दबाव बनाने के लिए एक मौके की तलाश में था, और अब आईएसआईएस के इस हमले ने उसे वो भी दे दिया है। और जो जवाब अब ट्रंप की तरफ से आया है, उसे देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका अब इराक की तर्ज पर सीरिया में भी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसका मकसद बताने को तो आईएसआईएस का सफाया होगा, लेकिन हकीकत में अमेरिका एक बड़े लक्ष्य को साधने की कोशिश में है। बहरहाल एक बात तो तय मानी जा रही है कि अब कभी भी सीरिया जंग का मैदान बन सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल में भारतीय करेंसी पर लगे प्रतिबंध को लेकर बड़े फैसले की। तो भारत और नेपाल 2 ऐसे पड़ोसी रहे हैं जिनके बीच काफी अच्छा रिश्ता रहा है। भारत ने नेपाल के लिए हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई है। हालांकि वक्त वक्त पर नेपाल की सत्ता में होते परिवर्तन के साथ इन रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव भी देखा गया। केपी ओली की सरकार चीन समर्थक मानी जाती है और इसीलिए उनके शासन में भारत के साथ नेपाल के रिश्तों में कड़वाहट देखी गई। लेकिन अब जब नेपाल के जेनजी यानी युवाओं ने ओली सरकार का तख्ता पलट कर दिया है, तो एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। खबर आ रही है कि जल्दी ही नेपाल में 100 रुपए से ज्यादा के भारतीय करेंसी के नोटों पर लगा बैन अब हटने वाला है, जो भारतीय पर्यटकों और भारत में रहने वाले 20 लाख नेपाली प्रवासी मजदूरों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। दरअसल भारत में साल 2016 में हुई नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद नेपाल ने ज्यादा कीमत वाली भारतीय करेंसी पर मूल प्रतिबंधों को सख्त कर दिया था। नकली करेंसी की तस्करी और सुरक्षा जोखिमों की चिंता के कारण नेपाल में 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों पर लगभग 1 दशक से बैन लगा हुआ है।
इस नीति के चलते भारतीय पर्यटकों और नेपाली प्रवासी मजदूरों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें कम कीमत वाली नोटों के बड़े बंडल ले जाने पड़ते हैं, जिससे वित्तीय मुश्किलों के साथ ही यात्रियों को अनजाने में नियमों का उल्लंघन करने पर हिरासत में लिए जाने और जुर्माना लगाए जाने की घटनाएं भी होती हैं। लेकिन अब नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार के दौर में इस नीति को बदलने की तैयारी चल रही है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक इस बैन को हटाने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक यानी एनआरबी एक आधिकारिक नोटिस जारी करने को लेकर काम कर रहा है। इसे लेकर नेपाल राष्ट्र बैंक यानी एनआरबी के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने कहा कि हम आखिरी स्टेज में हैं। हम नेपाल गजट में नोटिस पब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं और फिर नए नियम के बारे में बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को सर्कुलर जारी करेंगे। नेपाल में यह अहम बदलाव भारत के केंद्रीय नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बड़े कदम उठाने के बाद आया है। आरबीआई ने नवंबर 2025 के अंत में अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन में बदलाव किया है, जिससे लोगों को ज्यादा कीमत वाले भारतीय रुपए के नोट बॉर्डर उस पार ले जाने की औपचारिक रूप से इजाजत मिल गई, जिसके बाद वो कानूनी रुकावट हट गई है जो पहले यात्रियों के लिए ज्यादा कीमत वाले नोटों की उपयोगिता को सीमित करती थी। अंतरिम सरकार के इस कदम को भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच बढ़ते विवाद की। तो क्या दुनिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुलने वाला है? क्या ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच वैसा कुछ होने वाला है जो 1982 में हुआ था? दरअसल एक बार फिर फॉकलैंड द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन आमने सामने आ गए हैं। दोनों देशों में जंग की आहट सुनाई दे रही है। अर्जेंटीना ने ब्रिटेन से बड़ी मांग की है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिटेन से फॉकलैंड द्वीप को वापस सौंपने की अपील की है। इसके साथ ही यह दावा किया कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हथियारों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए बातचीत हो रही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने द टेलीग्राफ अखबार को बताया कि दक्षिण अमेरिकी देश ने हथियारों के निर्यात पर लगी पाबंदियों को हटाने के लिए लंदन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। राष्ट्रपति के इस बयान पर ब्रिटेन भड़क उठा। ब्रिटेन ने साफ साफ इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है और साथ ही ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। प्रवक्ता ने कहा कि यूके की तरफ से अपने हथियार निर्यात नियंत्रणों में ढील देने के बारे में अर्जेंटीना के साथ कोई खास बातचीत नहीं हो रही है। यूके सरकार के बयान में कहा गया है कि फॉकलैंड द्वीप की संप्रभुता बातचीत के लिए नहीं है और हम उसके आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा करेंगे। अर्जेंटीना के दावे को ब्रिटेन की सेना खारिज करती रही है। अब देखा जाए तो इस द्वीप पर मौजूदा वक्त में ब्रिटेन का ही नियंत्रण है, लेकिन इस द्वीप पर अर्जेंटीना अपना दावा करता रहा है क्योंकि जहां ये द्वीप स्थित है वहां अर्जेंटीना की समुद्री सीमा लगती है और इसी को पाने के लिए 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच युद्ध भी हो चुका है। और अब एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये विवाद यहीं खत्म हो जाएगा या फिर अर्जेंटीना इस द्वीप को पाने के लिए जंग का रुख करेगा? ऐसे में कई सवाल गहराते जा रहे हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे धरती से बाहर इंसानी जीवन की संभावना की। तो जरा सोचिए, एक सुबह आप जागते हैं और आपकी खिड़की के बाहर आपको लाल रंग की जमीन दिखाई देती है, या फिर आप बादलों से घिरे एक शहर में तैर रहे हैं। आप कहेंगे ये तो सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन हम यहाँ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये हम इंसानों का वो भविष्य हो सकता है जिस पर वैज्ञानिक आज काम कर रहे हैं। जी हां, अब हम सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि सचमुच मार्स और वीनस पर अगली कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए पहले बात करते हैं मार्स यानी मंगल ग्रह की। दरअसल मार्स बहुत ही ठंडा ग्रह है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग -63 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रामसेस रामिरेज ने यहाँ गर्मी पैदा करने के लिए रास्ता खोज निकाला है, और वो है नैनो रॉड। जी हाँ, ये मंगल ग्रह की मिट्टी से ही बनेंगे और जब हवा में छोड़े जाएंगे तो ये सूरज की गर्मी को सोखेंगे और मंगल के तापमान को लगभग 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा देंगे। इससे वहां जीने लायक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसका मकसद है मंगल की ठंडी सतह को इतना गर्म करना कि वहां बर्फ पिघले, पानी बहने लगे और पेड़ पौधे उगाने लायक एटमॉस्फेयर बन सके। इसे कहते हैं टेराफॉर्मिंग। अब सवाल यह भी है कि मार्स पर खाना कहां से आएगा? तो इसका भी जवाब है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी में खेती करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अगर यह सफल हुआ तो खाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बिजली की सप्लाई कैसे होगी? दरअसल नासा छोटे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर्स पर भी काम कर रहा है। ये रिएक्टर्स बिना रुके पूरे 1 दशक तक बस्तियों को बिजली देते रहेंगे, चाहे दिन हो या रात।
तो आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी ग्रह वीनस यानी बुध की। तो वीनस की सतह बहुत गर्म है, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि यहां जमीन से लगभग 31 मील ऊपर का वातावरण एकदम धरती जैसा है, और इसलिए वो वहां हवा में तैरते हुए शहर या रिसर्च सेंटर बनाने की योजना बना रहे हैं। वीनस धरती के नजदीक भी है, जिससे वहां तक पहुंचना सस्ता और तेज होगा। यानी ये मुमकिन है कि हमारी आने वाली पीढ़ी मार्स या फिर वीनस पर अपनी जिंदगी भी बिता सकती है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।